Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I am your legal educator and mentor Damini. I hope you all are doing great, and today I am back again with another video that is going to talk about important legal maxims for your law exams, right? So without any further ado, let's get started. अभी आज जो मैग्जिम्स मैं आपको बताने वाली हूँ दे आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मैग्जिम्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और रेमेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मतलब कि कोई भी सिचुएशन है उसको किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीज़ों के बारे में क्या बात करी है और किस तरह से हमारे लॉ में वो चीज़ें होती है और क्या रेमेडीज उनकी दी जाती है, इस बारे में ये दोनों मैग्जिम्स आज की हमारी है। तो पहली मैग्जिम है लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट एंड द अनदर मैग्जिम दैट वी हैव इज उबी जस्ट इबी रेमेडियम। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये दोनों ही आपको बहुत टंग ट्विस्टर जैसी फील हो सकती है, आपको लगेगा कि ये क्या है, ये बोली भी नहीं जा रही, इनकी स्पेलिंग्स कैसे याद करें। बट मेक श्योर दैट इन ऑल ऑफ दीज वीडियोज दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू टू यू, आप एक नोटबुक लो, उस नोटबुक में आप नोट करो ये सारी मैग्जिम्स एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑन अ पेज मैग्जिम और मैग्जिम का मीनिंग राइट, और फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड राइट। तो अब ये जो मैग्जिम्स हैं, पहली मैग्जिम है लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट। ये क्या कहता है कि लॉ जो है दैट लुक्स फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड्स, यानी कि जब भी कोई लॉ पास होता है या कोई भी लॉ है किसी भी कंटेक्स्ट में, वो लॉ हमेशा एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव अनलेस एक्सप्लिसिटली सेड। अब प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, आगे के लिए। तो सपोज आज कोई लॉ पास हुआ है ना, आज लेट्स से कोई लॉ पास हुआ कि आप क्लास में वॉच पहनकर नहीं आ सकते, ठीक है। अब ये लॉ आज की डेट में पास हुआ है तो इसका इफेक्ट आज से ही अप्लाई होगा अनलेस द लॉ एक्सप्लिसिटली सेज, ठीक है। तो अगर लॉ ये कहता है कि ये लॉ आज से 5 साल पहले वाली सिचुएशंस पे भी अप्लाई होगा, देन इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, बट दैट इज ओनली एन एक्सेप्शन। वो अगर रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो वो एक्सप्लिसिटली बताया जाता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं सारे लॉ अनलेस आपको बोला नहीं गया हो, ठीक है। तो लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट ये कहता है कि एक लॉ हमेशा इसी तरह से अज्यूम किया जाएगा दैट इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो अगर ये लॉ बन रहा है कि आप क्लास में वॉच पहनकर नहीं आ सकते, तो ये आज के बाद हर दिन पर अप्लाई होगा। पिछली बार इससे पहले जो हो चुका, अगर आप 10 दिन से वॉच पहनकर आ रहे हो, 15 दिन से वॉच पहनकर आ रहे हो, बचपन से आप स्कूल में क्लासेस में वॉच पहनकर ही गए हो, डज नॉट मैटर अनलेस एक्सप्लिसिटली सेड सो, ठीक है। तो ये है मैग्जिम लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट की, ठीक है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया क्या है? दैट पीपल शुड नॉट बी पनिश्ड और अफेक्टेड बेस्ड ऑन द रूल्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्ट, ठीक है। अब अगर ये लॉ है कि वॉच नहीं पहन सकते, तो ये लॉ आज की डेट में तो नहीं है। जिस मोमेंट में मैंने अपना वॉच पहना उस मोमेंट में तो वो पर्टिकुलर लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर कल को आप लॉ निकालते हो और फिर बोलते हो कि नहीं, कल yesterday you wore a watch and that is why we are going to punish you, then that is not fair, right? तो इसलिए every law is presumed to be prospective. You cannot really punish me for something that I did when there was no law about it. राइट तो ये कहता है द मैक्सिम ऑफ लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट। अब आपको उसको अगर याद रखना है तो आप इसको प्रोस्पेक्टिव की तरह भी याद रख सकते हो कि लेक्स का मतलब होता है लॉ, प्रोस्पिसिट मतलब प्रोस्पेक्टिव गोइंग फॉरवर्ड, नॉन रेस्पिसिट यानी कि नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। तो द लॉज लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, है ना। हर लॉ, जो भी लॉ बनेगा, ये इट इज गिवन कि हर लॉ बन रहा है, जैसा भी बन रहा है, जो भी बन रहा है, वो प्रोस्पेक्टिव ही होगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। देयर शुड नॉट बी अ कंफ्यूजन अबाउट इट एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब किस किस को पता है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात हो रही है, कॉमेंट बॉक्स में मुझे डेफिनेटली बताना। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट मैक्सिम दैट वी हैव इज उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। जस्ट का मतलब होता है जस्ट, ठीक है। जस्ट का मतलब राइट। अब याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूं, आपका कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। रेमेडियम मतलब रेमेडी। तो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे बोला है दैट यू एज अ 14 year old child has a right to study in a school
एंड ये हमने अपने प्रिंसिपल्स में हमें आपको फंडामेंटल राइट दे रखा है, ठीक है। अब मी एज अ 14 ईयर ओल्ड अगर मैं किसी स्कूल में जा रही हूँ, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जा रही हूँ, और वो लोग मुझे किसी भी बेसिस पे मना कर देते हैं कि नहीं हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो इसका मतलब उसकी कोई ना कोई रेमेडी डेफिनेटली होगी ही होगी। तो अगर एक राइट वायलेट हो रहा है तो उसकी डेफिनेटली कोई रेमेडी होगी। इस केस में मेरे पास क्या रेमेडी हुई है, दैट माय फंडामेंटल राइट इज गेटिंग वायलेटेड, देन आई कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल 32 हुआ, आर्टिकल 226 हुआ, ठीक है, उन सब के अंडर आई कैन ऑल्सो डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट। ऑब्वियसली मैं एज अ 14 ईयर ओल्ड मैं नहीं जा सकती, बट आई कैन हायर a person who can do that for me. I can hire an advocate, hire a lawyer for me, right? तो इसका मतलब if the law recognizes a right, it must also provide a means to enforce it. अगर आपको किसी भी लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, किसी लेजिस्लेशन के थ्रू, किसी स्टैट्यूट के थ्रू अगर आपको कोई राइट दिया गया है तो उस राइट की डेफिनेटली एक रेमेडी भी होगी। इसका मतलब कि अगर वो राइट आपका वायलेट कर रहा है कोई भी, तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई रेमेडी तो होगी ही होगी। विदाउट रेमेडी द राइट्स डू नॉट रियली मैटर। अगर आपका राइट वायलेट होता है तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अ राइट विदाउट अ रेमेडी इज मीनिंगलेस। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया क्या है कि दैट अ प्रिंसिपल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन एंड पब्लिक लॉ रेमेडीज। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो मैं आपको अभी बोल रही थी कि जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है देन यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ईदर अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226। तो अब मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे पास कितनी टाइप्स की रिट्स होती हैं, कौन कौन सी रिट्स होती हैं, and I will see you all in another video. Thank you. Take care.